जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम न्यूज की, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपकी पहली खबर क्या है। लेकिन उससे पहले देखेंगे हमारा आज का खूबसूरत विचार क्या कहता है। फोकस्ड हार्ड वर्क इज द रियल की टू सक्सेस। देखिए बच्चों, गधा भी मेहनत करता है लेकिन वो फोकस नहीं करता। अगर आपको सफलता पानी है तो हार्ड वर्क जो है वो सही दिशा में होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए, यानी कि एक बिंदु की तरफ आपका पूरा मेहनत लगा होना चाहिए। तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो, तो ही आप सफलता पा सकते हो। वरना मजदूर, गधे, ये बहुत मेहनत करते हैं, हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि इनका फोकस सही डायरेक्शन में तब नहीं था जब इनको करना चाहिए था, या अब भी नहीं है जब इनको फोकस करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज की पहली न्यूज क्या है। तो दोस्तों, अमित शाह ने नेशनल कॉन्क्लेव रायपुर में ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है बच्चों, अभी अमित शाह ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया, नॉट ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज किसी और ने किया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया है ऑर्गेनाइज, लेकिन अमित शाह वहां पे पहुंचे हैं। तो देखिए ये क्या है सबसे पहले, ठीक है। एक नेशनल कॉन्क्लेव है, ठीक है बच्चों, एक नेशनल कॉन्क्लेव है, ठीक है बच्चों, एक नेशनल कॉन्क्लेव है जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं, जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं। और ये कहां पर कॉन्क्लेव है, तो रायपुर में कॉन्क्लेव किया जा रहा था। ठीक है, रायपुर में किया गया, रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है बच्चों, रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में क्यों, तो देखिए बच्चों, छत्तीसगढ़ का जो 25वां साल पूरा हो चुका है स्थापना का। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके 2000 सन में बनाया गया था। ठीक है, अब आप देखोगे सन 2000 में बनाया गया था और अभी ठीक 25 साल हो चुके हैं 2025 में। ठीक है बच्चों, 25 साल कवर हो चुके हैं, 2026वां शुरू हुआ है लेकिन 25 साल कवर हो चुके हैं। तो इसी उपलक्ष्य में एक उत्सव मनाया गया रायपुर में, और वहीं पर अमित शाह जी पहुंचे हैं। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय सम्मेलन का संबोधित किया रायपुर में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एड्रेस किया नेशनल कॉन्क्लेव ऑन बुक, ऑन द बुक। और यहाँ पे किस तरीके के सम्मेलन में ये जो नेशनल कॉन्क्लेव हुआ है, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, किस चीज को लेकर के हुआ है, तो एक यहाँ पर बुक अनाउंस की गई है, छत्तीसगढ़ एट द रेट 25। किताब का नाम क्या है, तो छत्तीसगढ़ एट द रेट। ठीक है बच्चों, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है बच्चों, छत्तीसगढ़ एट द रेट। ठीक है बच्चों, चलिए छत्तीसगढ़ एट द रेट, छत्तीसगढ़ एट द रेट। ठीक है, याद रख लेना, छत्तीसगढ़ एट द रेट। ठीक है, एट द रेट 25, छत्तीसगढ़ एट द रेट 25। शिफ्टिंग द लेंस, शिफ्टिंग द लेंस, क्लियर पॉइंट, शिफ्टिंग द लेंस। ठीक है बच्चों, याद रखना आप लोग, शिफ्टिंग द लेंस। ये जो है एक इवेंट, ये जो है किताब छापी गई है, जो ये बताती है इस किताब में कि 25 साल जो छत्तीसगढ़ के पूरे हुए हैं वो कितने शानदार रहे हैं, है ना। तो इस किताब में छत्तीसगढ़ के बनने से लेकर के अभी तक 2025 तक की पूरी यात्रा लिखी हुई है। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि अमित शाह के साथ जो सीएम है वैष्णव साई सर। ठीक है, सीएम कौन है, वैष्णव साई सर। ठीक है, वैष्णव 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 साई। ठीक है बच्चों, सीएम सब कौन है, तो वैष्णव वैष्णव साई आप लोग देखोगे, वैष्णव साई सर कौन है, तो यहाँ पे आपको सीएम के रूप में दिखाई देंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा सर दिखाई देंगे, डिप्टी सीएम विजय शर्मा सर दिखाई देंगे, विजय शर्मा सर दिखाई देंगे। अच्छा, एक और डिप्टी सीएम है, यानी कि डिप्टी सीएम आपको दो दिखाई देंगे यहाँ पे, तो अरुण राव सर आपको डिप्टी सीएम के रूप में दिखाई देंगे। क्लियर पॉइंट, याद रखना, अरुण राव दूसरे डिप्टी सीएम है। क्या दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, तो एग्जैक्ट दो दो डिप्टी सीएम भी हो, तीन डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। तो आप लोग देखो, ये छत्तीसगढ़ के 25 साल हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ जो कार्व्ड आउट हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तो उसके टोटल 25 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर एक सभा बुलाई गई, सम्मेलन बुलाया गया, और अमित शाह ने इस किताब को यहाँ पर लॉन्च किया। तो रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुस्तक छत्तीसगढ़ एट द रेट 25 शिफ्टिंग द लेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, और विजय शर्मा के साथ अरुण राव भी यहाँ पर उपस्थित रहे। ठीक है, वैष्णव या विष्णुदेव साई, ठीक है, याद रखना, वैष्णोदेव साई। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं।
पीएम मोदी 2 दिन की यात्रा के बाद लौटे हैं मलेशिया से। ठीक है, मलेशिया में गए थे पीएम मोदी। शानदार यहां पर स्वागत किया गया। ठीक है, मलेशिया में गए, शानदार यहां पर स्वागत किया गया है। 2 दिन की इनकी यात्रा थी, 2 दिन का इनका टूर था। ठीक है बच्चों, याद रखना 2 दिन की इनकी टूर आप लोगों को दिखाई देगी। अब आप देखोगे कि वहां पे ये गए तो वहां पे क्या क्या लेकर के आए, क्या क्या उन्होंने कार्य किए हैं। तो पीएम मोदी जो 2 दिन के बाद लौटे हैं, वहां पे जाकर मीटिंग की उन्होंने, और मीटिंग कहाँ पे किया है, तो सेरी परदाना। क्या है ये सेरी परदाना, क्या है ये सेरी परदाना, तो भाई साहब ऑफिस है। ठीक है, सेरी परदाना। ठीक है बच्चों, सेरी परदाना ये एक बिल्डिंग है, वहां का जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, उसको सेरी परदाना के नाम से हम लोग यहाँ पर जाते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना, सेरी परदाना। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि यूपीआई, कंफर्मिंग यूपीआई रोल आउट इन मलेशिया। यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। देखिए, ये जो एक होता है बच्चों डिसीजन की किस किस क्षेत्र में लिया गया, तो डिफेंस के क्षेत्र में लिया गया, अच्छी बात है ना, एजुकेशन के क्षेत्र में लिया गया, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लिया गया, अच्छी बात है। क्या क्या डिसीजन लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो एक डिसीजन आप लोग देखोगे क्या, कि अब हमारा यूपीआई, भारत का यूपीआई मलेशिया में भी चलेगा। भारत का यूपीआई मलेशिया में भी चलेगा, इस बात पर भी क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे एक तिरुवल्लुवर, क्या, तिरुवल्लुवर। ठीक है, तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप है, यानी कि तिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति है। ठीक है बच्चों, स्कॉलरशिप है, यानी कि तिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति है, ये भी अनाउंस किया गया है। और तिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति किसके लिए, तो वो विद्यार्थी जो कि मलेशिया में रह रहे हैं, जो कि भारत के विद्यार्थी हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो 2 दिन के दौरे के बाद पीएम मोदी मलेशिया से वापस लौट आए, जहां उन्होंने सेरी परदाना में बैठकों के दौरान मलेशिया में यूपीआई लॉन्च की पुष्टि की, और द्विपक्षीय तौर पर व्यापार, निवेश और जनसंपर्क संबंधों को मजबूत बनाने के लिए समझौते किए। क्लियर अपन बच्चों, याद रखना। तो ओवरऑल जो चीजें हैं आपके पास ये दिखाई देंगे। अच्छा, ये जो सेरी परदाना है ये है कहाँ पे, तो कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर। ठीक है, याद रखना, क्या नाम है इसका, कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर क्या है भाई साहब, तो कैपिटल है। कैपिटल कहाँ की है, तो मलेशिया की है। क्लियर है अपन बच्चों, यहाँ पे कुआलालंपुर नाम याद रखना, कुआलालंपुर, लालपुर। ठीक है बच्चों, कुआलालंपुर क्या है, मलेशिया की कैपिटल है, आपको दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट इज एम के स्टालिन ने एक मूर्ति का अनावरण किया। ठीक है, और ये मूर्ति किसकी है, कार्ल मार्क्स की। ठीक है, याद रखना आप लोग, तमिलनाडु, तमिलनाडु के जो सीएम है। ठीक है, याद रखना, तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टालिन सर, इन्होंने कार्ल मार्क्स की मूर्ति का अनावरण किया। ठीक है बच्चों, तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेट कह लीजिए, या फिर तमिलनाडु के सीएम कह लीजिए। सीएम कौन है भाई साहब, तो एम के स्टालिन सर, एम के स्टालिन सर हैं। एम के स्टालिन सर ने क्या किया भाई साहब, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन सर ने क्या किया है, तो यहाँ पे एक मूर्ति का अनावरण किया है, एक मूर्ति का क्या किया है, अनावरण किया है, यानी कि अनविल किया है एक मूर्ति को। ठीक है बच्चों, अनविल किया एक मूर्ति को, और ये मूर्ति किसकी है, कार्ल मार्क्स की है। ये मूर्ति किसकी है, तो कार्ल मार्क्स ही है, मार्क्स की है। आप सभी को पता है कार्ल मार्क्स कौन है। ठीक है बच्चों, कार्ल मार्क्स कौन है, ठीक है, कम्युनिज्म को सबसे ज्यादा इन्होंने सपोर्ट किया था। इन्होंने ही बताया था कि भैया राज्य के जो संसाधन है उस पे किसी पूंजीपतियों का अधिकार नहीं होना चाहिए। राज्य पे जो संसाधन है, मजदूरों का, किसानों का या आम इंसान का अधिकार होना चाहिए। यानी कि जो यहाँ पे किसी पूंजीपति का नहीं, राज्य का अधिकार कह सकते हो, क्योंकि राज्य किसके लिए काम करती है, तो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, और तमाम जो आम आदमी है उनके लिए काम करती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने चेन्नई में, याद रखना, और यहाँ पे दिया है तो चेन्नई में, ठीक है बच्चों, चेन्नई में। ठीक है, यहाँ पे देखना, चेन्नई में उद्घाटन किया है। ठीक है, देखना चेन्नई कहाँ पे, एगमोर। ठीक है, चेन्नई में कहाँ पे, तो एगमोरे। ठीक है, याद रखना, चेन्नई में कहाँ पे, तो एगमोरे। ठीक है, एगमोरे में क्या है भाई साहब, तो गवर्नमेंट म्यूजियम है। ठीक है, कौन है हमारा, गवर्नमेंट म्यूजियम, गवर्नमेंट एक म्यूजियम है, गवर्नमेंट म्यूजियम। तो उसी के कॉम्प्लेक्स के गवर्नमेंट, उसी के कॉम्प्लेक्स में एक आपको क्या दिखाई देगा, लाइब्रेरी दिखाई देगी। ठीक है, याद रखना, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का नाम क्या है भाई साहब, ठीक है, तो कोन्नेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, कोन्नेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, जो कब 1870 में बनाया गया था। ठीक है, 1870 में बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इस लाइब्रेरी में एक कॉम्प्लेक्स है, एक एरिया है ना, वहां पर आप लोग देखोगे कि इसका अनावरण किया गया था, गवर्नमेंट म्यूजियम। ठीक है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन सर ने चेन्नई के एगमोरे में
इसका उद्घाटन किया था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं बच्चों क्या है। आगे देखेंगे तो ग्रेनेक्स इंडिया 2026 का इनॉग्रेशन किया गया इंदौर में। 3 दिन का इवेंट है, लेकिन ग्रेनेक्स है क्या? ग्रेन और एक्स दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो ग्रेन का मतलब क्या होता है? अनाज। ठीक है बच्चों, ग्रेन का मतलब क्या होता है? अनाज। ग्रेन का मतलब क्या है? अनाज। ठीक है बच्चों, अनाज। और एक्स का मतलब क्या होता है? एग्जीबिशन। ठीक है, एक्स का मतलब क्या है? एग्जीबिशन, यानी कि प्रदर्शनी। ठीक है बच्चों, प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन किया गया। ग्रेनेक्स यानी कि अनाज, अनाजों की प्रदर्शनी लगाई गई है और ये इवेंट हुआ है इंदौर में। जिसको ग्रेनेक्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेनेक्स। ठीक है बच्चों, ग्रेनेक्स, ग्रेनेक्स, ग्रेनेक्स इंडिया कहते हैं। ग्रेनेक्स इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्रेनेक्स इंडिया 2026 के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, याद रखना, ग्रेनेक्स इंडिया 2026 कहाँ पे किया गया है? तो इंदौर में किया गया है, याद रखना। कहाँ पे किया गया बच्चों? तो इंदौर में किया गया है। और इंदौर में एक स्वामी नारायण मंदिर का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, याद रखना, कहाँ पे? तो स्वामी नारायण मंदिर। ठीक है बच्चों, स्वामी नारायण मंदिर। ठीक है बच्चों, याद रखना, नारायण मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर किया गया है। स्वामी नारायण मंदिर का एक कॉम्प्लेक्स है। तो तारीख क्या है? तो 6, 7, 8, 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को किया गया था। ठीक है बच्चों, याद रखना। अब आप देखोगे यहाँ पे भारत के जो दालें हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। दालें और जो मिल इंडस्ट्री है उनको प्रदर्शित किया गया है। क्या नाम है इनका? मिल इंडस्ट्री। मिल इंडस्ट्री को प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे। मिल इंडस्ट्री, मिल इंडस्ट्री यानी कि पिसाई करने वाली इंडस्ट्री। तो पिसाई क्या मतलब? तो दालें हो गई, आटा हो गया, ये सारी चीजों को पिसाई करने वाली इंडस्ट्री के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है बच्चों, इसका कौन सा एडिशन था इस इवेंट का, ग्रेनेक्स इंडिया का? तो 17th एडिशन था, 17वां एडिशन, यानी कि 17वां संस्करण हम लोग संस्करण किया गया। इसका अनावरण किसने किया था? तो सीएम मोहन यादव ने किया था। ठीक है बच्चों, सीएम मोहन यादव ने किया था। ठीक है, अब देखिए, ग्रेनेक्स इंडिया 2026 17th एडिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? एडेमस। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम क्या है? एडेमस इवेंट प्राइवेट लिमिटेड। एडेमस इवेंट प्राइवेट लिमिटेड, सपोर्टेड बाय ऑल इंडिया। और यहाँ पे कौन आया था? तो ऑल इंडिया दाल मिल्स एसोसिएशन। जो पूरी दुनिया, पूरी इंडिया का दालों का जो मिल है, पिसाई का जो एसोसिएशन है, वो सपोर्ट में आया। और उसके बाद एमपी का दाल उद्योग महासंघ और एमपी का रोलर फ्लोर मिलर्स, यानी कि आटा पीसने की जो संघ है, आटा पीसने वालों के जो संघ है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रेनेक्स इंडिया 2026 17th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया एडेमस इवेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और आप देखोगे इसको सपोर्ट किसने किया? ऑल इंडिया दाल मिल्स एसोसिएशन, पीएम, नॉट पीएम, मध्य प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश दाल उद्योग महासंघ, और एमपी रोलर फ्लोर मिलर्स, यानी कि आटा पीसने वाली जो चक्कियां होती है बड़ी बड़ी, उनका संघ। तो ये 3 लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और इसको इनॉग्रेशन किया गया पीएम जो है, पीएम कह रहे, सीएम जो है मोहन यादव के द्वारा। तो ग्रेनेक्स इंडिया 2026 17वां संस्करण जो अदमस इवेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया था, और जिसे ऑल इंडिया दाल मिल्स एसोसिएशन, एमपी दाल उद्योग महासंघ और एमपी रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त था, का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया और एक सफल इवेंट रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला न्यूज आपकी क्या कहती है? स्टार्टअप इंडिया 2.0 एक्सटेंड्स रिकॉग्निशन पीरियड। अभी देखिए, स्टार्टअप इंडिया 2.0, स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था ताकि हम लोग भारत में आत्मनिर्भर बन सके। स्टार्टअप इंडिया, ठीक है बच्चों, स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था किस लिए? ताकि हम लोग क्या बन सकें? तो आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है बच्चों, आत्मनिर्भर हम लोग बन सकें। अब ये आत्मनिर्भर बनने के लिए आप लोग देखोगे बच्चों, आत्मनिर्भर हम लोग बन सकें। ठीक है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए स्टार्टअप इंडिया 2.0 हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसमें ना स्टार्टअप की परिभाषा बदल दी गई है। स्टार्टअप की परिभाषा, पहले स्टार्टअप की परिभाषा क्या थी? अगर 10 साल तक आप लोग काम करो तो 10 साल तक आप लोग स्टार्टअप कहलाते हो। जैसे मान लीजिए 2015 में आपने शुरू किया तो 2025 तक आप लोग स्टार्टअप कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका जो टाइमलाइन बदल के 20 साल कर दिया गया है, यानी कि अब अगर 2015 में आपका बिजनेस शुरू किया आपने, तो 2025 तक जा करके क्या हो जाएगा? आपका स्टार्टअप 35 तक आपका स्टार्टअप कहलाएगा।
यानी कि 20 साल तक का पीरियड आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देने वाला है। क्लियर अपन बच्चों? तो स्टार्टअप इंडिया 2.0 में जो स्टार्टअप की परिभाषा है वो बदल दी गई है। ठीक है बच्चों, याद रखना। और जो टर्नओवर की बात कर लेते हैं, टर्नओवर। ठीक है, तो टर्नओवर पहले 100 करोड़ का हुआ करता था। टर्नओवर 100 करोड़ का हुआ करता था, 100 करोड़ का। लेकिन अब वो टर्नओवर 200 करोड़ का माना जाता है। यानी कि टर्नओवर आपका 100 करोड़ का है और 10 साल तक का बिजनेस है तो उसको स्टार्टअप माना जाता था। तो स्टार्टअप क्यों हम लोग चाहते हैं कि स्टार्टअप वाली कैटेगरी में आए? इसलिए चाहते हैं कि कोई स्टार्टअप की कैटेगरी में जो कंपनीज आती है ना, वो सारी की सारी कंपनीज को बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर दिया जाता है, बहुत बेनिफिट दिया जाता है भाई स्टार्टअप वाली कैटेगरी को, बहुत ज्यादा। तो आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे, स्टार्टअप इंडिया 2.0 आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और टर्नओवर 100 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, तो अभी आप देखोगे स्टार्टअप इंडिया 2.0 गहन तकनीक स्टार्टअप। अच्छा, गहन तकनीक स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? डीप टेक। ठीक है, क्या होता है? डीप टेक। ठीक है बच्चों, डीप टेक टेक्नोलॉजी, डीप टेक। ठीक है, डीप टेक स्टार्टअप की बात करें यानी बहुत गहरी टेक्नोलॉजी वाली की बात कर रहे हैं। ठीक है, के लिए मान्यता अवधि को 20 वर्ष तक बढ़ाता है और टर्न ओवर की सीमा 200 करोड़, 200 करोड़। ये देखो, डीप टेक वाले में 300 करोड़ होता है। ठीक है, डीप टेक वाले में 300 करोड़ और जो आम बिजनेस है उसको 100 से 2 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना। तो डीप टेक में क्यों? क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी बनाने में ना बहुत खर्चा होता है, बहुत लंबा समय लगता है। पता लगा कि 10-12 साल उसने अच्छा खासा काम किया और टेक्नोलॉजी भाई रिसर्च कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, 2-3 साल फेल होगा, 10 साल भी फेल हो सकता है। ठीक है, बल्ब बनाने में बंदा भाई 15-15 साल लगे थे, लोगों को 25-25 साल लग जाते हैं। तो इस तरीके की कोई नई टेक्नोलॉजी अगर स्थापित की जा रही है, जाहिर सी बात सुनना, कोई नई टेक्नोलॉजी को अगर स्थापित यहाँ पर किया जाता है तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है बच्चे टाइम मांगेगी। तो इसलिए यहाँ पे डीप टेक जो टेक्नोलॉजी है, डीप टेक यानी कि बहुत गहन टेक्निक वाली जो स्टार्टअप्स हैं उनको 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है और टर्नओवर 200 से 300 करोड़ कर दिया गया है। जबकि जो नियमित स्टार्टअप है वो 10 वर्ष की मान्यता के साथ उसको भी 20 साल तक कर दिया गया है, लेकिन उसका जो 200 करोड़ की सीमा बनाए रखा है, 200 करोड़ तक की सीमा आपकी रहेगी। क्लियर पॉइंट? डीप टेक वाले में 300 करोड़ और जो आम बिजनेस उसमें 100 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा बिकम्स द सेकंड स्टेट टू लॉन्च बर्ड एटलस एट बर्ड फेस्टिवल। अभी देखिए गोवा बर्ड, नॉट बर्ड फेस्टिवल, बर्ड फेस्टिवल ही है। ठीक है, अभी देखिए गोवा ने क्या लॉन्च किया है। गोवा सेकंड स्टेट बन चुका है, सेकंड स्टेट बन चुका है, यानी कि दूसरा राज्य बन चुका है, सेकंड स्टेट बन चुका है, यानी कि दूसरा राज्य बन चुका है। ठीक है बच्चों, दूसरा राज्य बन चुका है, दूसरा राज्य बन चुका है। अब दूसरा राज्य किसके बाद? तो केरला के बाद। ठीक है, किसके बाद? तो केरल के बाद। ठीक है बच्चों, केरल के बाद दूसरा राज्य बन चुका है, आप लोग ध्यान देना। ठीक है, केरल के बाद दूसरा राज्य बन चुका है। अब किस बारे में? इसने बर्ड यानी कि पक्षी, बर्ड एटलस जारी किया है। क्या जारी किया है? तो इसने बर्ड एटलस जारी किया है, बर्ड एटलस जारी किया है। ठीक है, याद रखना, बर्ड एटलस। अब बर्ड एटलस क्या होता है भाई साहब? बर्ड एटलस क्या होता है, ध्यान से सुनना। बर्ड एटलस का मतलब क्या होता है कि कौन से पक्षी, ये बताता है बर्ड एटलस। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है बर्ड एटलस जो क्या बताता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, बर्ड एटलस डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है कितने पक्षी, ठीक है बच्चों, कितने पक्षी किस क्षेत्र में, कितने पक्षी किस क्षेत्र में, ठीक है, आपको दिखाई देंगे, कितने पक्षी किस क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, याद रखना कि जैसे मान लो गोवा के उस क्षेत्र में उतने पक्षी, उस क्षेत्र में उतने पक्षी, किस क्षेत्र में कितने पक्षी हैं, ये दिखाने वाले जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? तो उसको हम लोग बोल देते हैं बच्चों, ठीक है, बर्ड एटलस। तो ये इससे पहले केरल ने ही किया था और दूसरे नंबर पे आप लोग देखोगे गोवा। ठीक है, याद रखना। और गोवा, और ये किया गया था, बर्ड फेस्टिवल होता है, एक बर्ड फेस्टिवल किया जाता है गोवा में हमेशा। ठीक है, हर साल। तो उसका जो 9th एडिशन है, 9वां संस्करण, 9th एडिशन है। ठीक है, तो 9th एडिशन है ना भाई साहब, तो इस 9th एडिशन में ही इसको लॉन्च किया गया, इस बर्ड टेक्नोलॉजी, जो बर्ड आपका एटलस को। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एक पुस्तक भी लॉन्च की गई, यहाँ पर एक पुस्तक भी लॉन्च की गई और पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? तो बर्ड्स ऑफ गोवा। क्या नाम है? बर्ड्स ऑफ गोवा, बर्ड्स ऑफ गोवा। पुस्तक का नाम क्या है? बर्ड्स ऑफ गोवा। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। और ये ये कोंकणी भाषा में है। ठीक है, याद रखना, ये कोंकणी
कोंकणी भाषा में है ये किताब, ताकि वहां के आम लोग भी समझ पाए। अभी देखिए क्या है ये, तो गोवा बर्ड फेस्टिवल, ठीक है, गोवा के पलवई जो बर्ड फेस्टिवल है ना, जो 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 बर्ड फेस्टिवल ये वाला, ठीक है, कहाँ पे, गोवा में एक पलवई जगह है, ठीक है बच्चों, पलवई जगह है, यहाँ पर किया गया है, क्लियर पॉइंट। और इसकी थीम क्या है, तो मैजेस्टिक मैजेस्टिक हादे इसकी थीम है, मैजेस्टिक हादे। हादे क्या है, हादेई क्या है, ठीक है, हादेई क्या है, तो बच्चों हादेई एक नदी है, बहुत ही पवित्र नदी है, ठीक है, याद रखना। हादेई, तो यहाँ पर थीम रखा है इस फेस्टिवल में, थीम रखा है मैजेस्टिक, हाँ, आदि नदी को इन पे सम्मान दिया जाएगा। और इसी बर्ड फेस्टिवल में लॉन्च किया गया बर्ड एटलस, जो कि बताएगा कि किस तरीके के पक्षी कहाँ पे रह रहे हैं गोवा में, ठीक है बच्चों। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया, ठीक है, क्वालकॉम्स 2 mm चिप इन बेंगलुरु, ठीक है, याद रखना, क्वालकॉम कंपनी का नाम है, ठीक है बच्चों, याद रखना, क्वालकॉम कंपनी का नाम है, ठीक है बच्चों, याद रखना, क्वालकॉम कंपनी का नाम है, ठीक है, याद रखना, क्वालकॉम, ठीक है, क्वालकॉम कंपनी का नाम है, क्वालकॉम कंपनी का नाम है। और ये क्या बनाती है कंपनी, तो सेमी कंडक्टर बनाती है, सेमी कंडक्टर बनाती है। अभी तक जो सेमी कंडक्टर बनते थे ना, तो 28 mm के बनते थे कम से कम, ठीक है, यानी कि मिलीमीटर के, बहुत ही पतले बनते थे। लेकिन अभी जो क्वालकॉम कंपनी ने जो सेमीकंडक्टर बनाया है ना, वो 2 mm का बनाया है। सेमीकंडक्टर क्या होता है बच्चों, हमारे मोबाइल में इस्तेमाल होता है जो चिप, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। जो हमारे लैपटॉप है, सेमीकंडक्टर होता है। जो एलईडी में इस्तेमाल होता है वो सेमीकंडक्टर होता है। नहीं, सेमीकंडक्टर बहुत प्रकार के आप लोग यहाँ पर देखोगे, क्लियर पॉइंट, सेमीकंडक्टर बहुत प्रकार के आप लोग देखोगे, ठीक है। चलिए, तो ये अब देखो क्या कि केंद्रीय मुख्यमंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में क्वालकॉम का 2 mm सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किया, जिसमें भारत की उन्नत चिप डिजाइन प्रतिभा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की प्रगति, डीप टेक नवाचार और वैश्विक भूमिका को उजागर किया गया है, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने जो अभी एक टारगेट लेकर रखा है कि हम लोग सेमीकंडक्टर बनाएंगे, सेमीकंडक्टर बनाएंगे मतलब, देखिए सेमीकंडक्टर हम लोग ताइवान से लेते थे, और ताइवान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सेमीकंडक्टर, सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया में ताइवान ही बनाता है। लेकिन उस पर नजर किसकी पड़ी है भाई साहब, तो उस पर नजर पड़ी हुई है चाइना की, न जाने कब वो चाइना के कब्जे में आ जाए, तो डेफिनेटली यार यहाँ पे एक रिस्क तो रहेगा ही। तो भारत ने कोशिश किया है सेमीकंडक्टर बनाने की, और अभी बेंगलुरु में श्री वैष्णव सर ने ये पूरा लॉन्च कर दिया है इस तरीके का चिप, ठीक है। तो आज के लिए इतना है बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन। इसी तरीके के और भी बेहतरीन सेशंस में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।